कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छाड़ न होई हूँ रानी। मित्रों, आपको सादर नमस्कार। रामचरितमानस में जब राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तब मंथरा ने ये उद्गार व्यक्त किए थे कैकेयी के सामने। मंथरा चाहती थी कि भरत राजा बने, लेकिन जब कैकेयी नहीं मान रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी राजा बन जाए। ये एक मानसिकता उस समय की है जब देश में सामंती व्यवस्था थी, जब जनता का राजकाज से कोई लेना देना नहीं था, जब कोई जन भागीदारी नहीं थी शासन में। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। वे अपने आप को जैसे इस व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हमें क्या है, हम क्या करें इसमें। तो ये जो मानसिकता है ये उचित नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2013 में IBPS बैंकों में क्लर्क और अधिकारी संवर्ग की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता था, आज भी करता है। उस समय PO2 के लिए IBPS ने अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए और उस विज्ञापन में उन्होंने बैंकों में कितनी रिक्तियां हैं ये भी घोषणा की। मेरे बेटे ने भी वो परीक्षा दी थी। बैंकों में कितनी रिक्तियां हैं उसके सापेक्ष बैंकों ने परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। उनको वो कहते थे कि इतने अंक वाले आवेदन करें। तो इस तरीके से वो भर्ती करते जा रहे थे। लेकिन करीब 30,000 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट थी उनके पास, और 2014 में जनवरी में सारे बैंकों ने नहीं आमंत्रित किया, बल्कि थोड़े से बैंक 6-7 बैंकों ने ही शेष रिक्तियों पर अभ्यर्थियों से आवेदन लिए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि तब भी करीब 25-30 हज़ार अभ्यर्थी रह गए, और उनमें बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि जो सूची थी, वेटिंग लिस्ट थी, वो 31 मार्च तक वैध थी। और जनवरी में ही बहुत सारे बैंकों ने घोषित कर दिया कि अब हम PO3 से भरेंगे ये पद। PO2 के पद जो रह जाएंगे वो हम PO3 की परीक्षा के बाद भरेंगे। ये चीज़ मुझे भी नागवार लग रही थी। तो हमने क्या किया, सूचना का अधिकार के अंतर्गत हमने सारे बैंकों से, जिन्होंने जनवरी के उस ट्रांच में पदों पर आवेदन नहीं मंगाए, उनसे हमने पूछा कि आपने पिछले वर्ष मार्च में जो रिक्तियां घोषित की थी उसकी सापेक्षता में अब कितने पद आप भर रहे हैं, या कितने भरे हैं, कितने बाकी रह गए हैं आपके यहाँ। तो हमें 6 बैंकों से ही 1400 रिक्तियों का पता लग गया। और मैं जब जब ये आती थी सूचना, मैं उसकी फ़ोटो खींच के IBPS के निदेशक श्री भट्टाचार्य को भेजता जाता था। एक दिन भट्टाचार्य जी मुझसे तंग आ गए। बोले, मिस्टर सिंह आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा, सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जितनी रिक्तियाँ घोषित हुई थी 2013 में, वे सब की सब भरी जाएं, क्योंकि अभी आपके पास वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लंबी सूची है और 31 मार्च तक का समय है। तो आप यदि नहीं भरेंगे तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। बल्कि एक प्रकार से मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि सर अगर आप नहीं भरेंगे तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा और आगे की प्रक्रिया पर स्टे ले लूँगा। तो भट्टाचार्य सर बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, बैंक तो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो मैंने कहा सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आप ही सारी परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। तो आप उनसे कहिए, उन्हें सुनना पड़ेगा, उनकी प्रतिबद्धता है, वो नहीं सुनेंगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन सौभाग्य से क्या हुआ कि 1400 अभ्यर्थियों को मार्च के लगभग आखिरी दिनों में उन्होंने नियुक्ति दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी विजय थी सूचना का अधिकार के तहत, और कितना लाभ हुआ ये आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। कहने का आशय यह है कि आप सवाल तो पूछिए,
अगर आप मौन व्रत धारण कर लेंगे तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। हर व्यक्ति में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरे आसपास ये जो विसंगति है ये दूर कैसे होगी। हमने क्या किया है, विसंगतियों के साथ जीना सीख लिया है। मैं भोपाल में रहता था तो एक श्रीवास्तव अंकल थे, वो हमेशा अपना एक हाथ कोहनी से नीचे एक झोली में टांगे रहते थे, गर्दन से लटका कर। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, क्यों नहीं आप इसको ठीक करवा लेते। तो बोले मैं इतना डायबिटिक हूँ कि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो क्या ये पूरा देश डायबिटिक्स में चला गया है? ऐसा तो नहीं है। हमारे देश में अगर कोई अव्यवस्था है, अगर कोई विसंगति है, तो उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कमियां थी जिन्हें व्यवस्था ने स्वयं दुरुस्त किया है। और कई बार क्या होता है कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो संबंधित विभाग होता है, उसे पता ही नहीं होता कि ये अव्यवस्था है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं आंध्रा बैंक से एक अन्य संस्था में आया था। आंध्रा बैंक में मुझे 2 बेडरूम का क्वार्टर मिला हुआ था और मेरे पास बच्चे थे, 2 बच्चे थे मेरे, जब मैं दूसरी संस्था में आया। तो यहाँ आकर मैंने अपने प्रबंधन से कहा, यहाँ व्यवस्था ये थी कि प्रोबेशनर्स को क्वार्टर नहीं देते थे। तो मैंने अपने प्रबंधन से कहा कि मेरा तो परिवार है, अगर आप मुझे क्वार्टर नहीं देंगे तो मैं रहूँगा कहाँ। तो मेरे इस आवेदन के तुरंत बाद बैंक ने व्यवस्था कर दी कि जितने प्रोबेशनर हैं उनको भी क्वार्टर दिया जाएगा। कहने का आशय यह है कि आप बोलिए तो सही, आप बोलेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठाएंगे, चीज़ों को यथावत स्वीकार कर लेंगे। जो उचित है उसकी मांग करने में कोई बुराई नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो उच्च प्रबंधन है या ऊपर के जो लोग हैं, उन्हें ये आभास ही नहीं होता कि नीचे जनता कितना दुख सह रही है। जैसे दिनकर ने कहा कि मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी विधि सहता हूँ। हमारे जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो प्रभु वर्ग है, उसको ये पता ही नहीं कि आम आदमी के जीवन में कितनी दुश्वारियां हैं। तो जब आम आदमी बताएगा ही नहीं अपनी दुश्वारियों के बारे में, तो ऊपर वाले लोगों को कैसे पता लगेगा। जैसे आपको याद होगा, जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने जो अनरिजर्व्ड क्लास की सीटें थी भारत की रेलों में, उन पर भी गद्दे लगवाए, उनको गद्देदार बनवाया। नहीं तो पहले लोग पटरे पर बैठते थे, लकड़ी की बेंचें जैसी होती थी, उस पर बैठते थे लोग। तो शायद लालू यादव जी ने कभी उस श्रेणी में यात्रा की हो, उनकी स्मृति में वो चीज़ रही हो कि जनता कैसे दुख झेलती है। तो ये जनता जो दुख झेलती है उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा कि देखो मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, तो आप मेरे इस कष्ट का निवारण कीजिए। और हमारे पास आज इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम मुंह सिल के पड़े रहते हैं। अगर हम मुंह सिल के पड़े रहेंगे तो जो प्रावधान किए गए हैं उनका उपयोग कैसे होगा। उदाहरण के लिए हमने नियम बनाया है कि कोई कूड़ा नहीं जलाएगा, जो कूड़ा जलाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, या कोई दीवार के किनारे पेशाब नहीं करेगा, शौच नहीं करेगा, जो करेगा उस पर दंड लगेगा। लेकिन क्या आपने कहीं सुना है कि कहीं दंड लगा किसी पर? क्यों? क्योंकि हमने विसंगतियों को स्वीकार कर लिया है। हाँ, कुछ भी हमारे आसपास घटित होता रहता है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं जड़ होकर, पत्थर की तरह। तो क्या हम पत्थर हैं? हम में से कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो मूर्ख है, पत्थर है, जड़ है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। ऐसा तो नहीं है। हम सब संवेदनशील लोग हैं। तो जब हम संवेदनशील हैं तो हमारी इस संवेदना से इस दुनिया में सुधार भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम गंदगी में जीते रहें और दुनिया को सुधारने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, जबकि उसके लिए यथेष्ट प्रावधान उपलब्ध हैं। हमारे बगल में एक आदमी सिगरेट पीता है और हम उसका धुआं सहते रहते हैं। मुझे याद है डीटीसी की बसों में जब हम यात्रा करते थे तो
कई बार ड्राइवर सरदार जी लोग होते थे। बस में कोई भी यात्री सिगरेट या बीड़ी पीने लगता था तो सरदार जी चिल्लाते थे कि बीड़ी पीना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो। ये सरदार जी को, जो ड्राइवर थे, उनको चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि जो यात्री थे वे लोग मौन व्रत धारण किए रहते थे। तो मौनी बाबा बनने से सुधार नहीं होता है। अगर आपको दुख है तो आप बोलिए कि ये चीज़ बंद करो, ये गलत है। हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि हम चीज़ों को सहते रहते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जब जब किसी बड़े स्टोर में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि जो स्टाफ है उनकी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये अमानवीय है। उसमें बहुत सी महिलाएं भी होती हैं, दिन भर खड़े रहते हैं। वे दिन भर कोई खड़ा रहेगा तो उसके शरीर की क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए। तो क्यों नहीं वे मांग करते कि हमें बैठने की ऊंचे ऊंचे स्टूल दिए जाएं, हम ऊंचे स्टूल पर बैठकर बिलिंग कर लेंगे, लेकिन एक स्टूल होना तो चाहिए। कोई मांग ही नहीं करता है। तो जब आप मौन व्रत धारण किए हैं तो कोई दूसरा थोड़ी आकर आपके केस को प्लीड करेगा, आपको खुद अपने लिए मांग करनी पड़ेगी। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, इतनी विसंगतियां हैं, कोई बोलता ही नहीं है। अब जैसे खाद्य सामग्री में मिलावट है तो आप खुद भी तो कुछ करिए। एक विभाग है, वो विभाग तो बहुत छोटा सा है, उसमें थोड़े से लोग हैं, वो आपका केस कहाँ तक प्लीड करेंगे, कहाँ तक आपको संरक्षण देंगे? आपको खुद भी करना चाहिए कुछ। आप कम से कम वो नमूने तो उन तक भेजिए। साथ ही सरकार को भी ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि कोई निजी व्यक्ति अपने तई, अपने स्तर पर अगर लेकर कोई नमूना आता है तो उसका परीक्षण करके दे। तो चूंकि हम चुप हैं, इसलिए जो आपराधिक तत्व हैं या नियम कानून तोड़ने वाले लोग हैं, वे नियम कानून तोड़ते रहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते रहते हैं और हम उसको सहते रहते हैं। हम एकदम अच्छा बच्चा बन के देखते रहते हैं। ये चुप रहना अच्छा बच्चा बनना नहीं है। जो आदमी चुप रहता है वो वैसे प्रकट में तो बड़ा अच्छा होता है कि भाई देखो कितना भला आदमी है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन ये अच्छा होना नहीं है। अच्छे आप तब हैं जब बुराई को दूर करने की कोशिश करें, उसमें अपनी भूमिका निभाएं। पर आप भूमिका निभाएंगे नहीं, आप बुराई को पनपने देंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि बुराई करना उतना बुरा नहीं है जितना बुराई को सहना। मैं बापू के 3 बंदरों की थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। भाई आप बुरा न देखेंगे, न सुनेंगे, न कहेंगे तो बुराई दूर कैसे होगी? आपके सामने बुराई पड़ी है और आप देख ही नहीं रहे उसको, आप बुराई के बारे में बोल भी नहीं रहे कुछ, तो कैसे दूर होगी बुराई? भाई बुराई तो तब दूर होगी ना जब आप उसको देखेंगे तो उसको साफ करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रतिभागिता करें सारी व्यवस्था में, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो गलत हो रहा है वो आपके लिए घातक हो जाए। इसलिए बोलना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा कष्ट झेलेंगे। धन्यवाद।